लो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की जो साइंस है उसका पहला अध्याय रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, उसका जो अध्ययन करेंगे। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, जो है पहला अध्याय रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, जो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में जो है। ठीक है, इसकी जो सबसे पहली जो है लेसन के बारे में जान लें, यानी रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जो है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कोई एक या एक से अधिक प्रकार के जो है तत्व या पदार्थ मिले और आपस में संयोग करें और संयोग करके एक नया पदार्थ बना दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में जो रासायनिक, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में मान लिया जाए कि जो है ये Na+Cl, ठीक है, तो ये दोनों जो है जब मिलेंगे तो क्या बना देंगे? NaCl। ठीक, या फिर मान लिया जाए जो है कोई और दूसरा ले लीजिए, जो है Na+OH। अच्छा, जब समीकरण हम इसको सोडियम और क्लोरीन को देखते हैं तो सोडियम धनायन होता है, क्लोरीन ऋणायन होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? नमक, जिसको कहा जाता है साधारण नमक। और ये बराबर हो गया NaOH, यानी ये हमारा क्या हो गया? जो है रासायनिक अपक्रिया हो गई। ठीक है, उसके बाद में इसमें आता है, एक आता है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो इसका अगला पार्ट है वो है अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक जो है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं, यानी पार्टिसिपेट करें, भाग जाने वाला भाग नहीं। ठीक है, भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें, यानी जैसे जो आपके सामने ऊपर समीकरण लिखा हुआ है उसी में समझ लीजिए। जैसे लिखा है Na+Cl, ठीक है, तो यही जो है हमारा क्या है? अभिकारक है। यही क्या है? अभिकारक है, क्योंकि यही दो जो है तत्व भाग ले रहे हैं इस रासायनिक समीकरण में, अभिक्रिया में। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है अगली हेडिंग आती है उत्पाद।
अगली हेडिंग आती है उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद क्या है? जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे ये है NaCl, यानी कि जैसे NaCl। ठीक है, जैसे ये Na और Cl दोनों ने अपक्रिया किया, प्राप्त हुआ हमको NaCl, यानी कि जैसे Na+Cl इक्वल टू क्या हो गया? NaCl। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। उसके बाद में जो है, जैसे उदाहरण में मान लो कि अब रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, उसका उदाहरण जो है, तो उदाहरण मान लीजिए जैसे भोजन का पचना, श्वसन करना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जो हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसमें होता है? जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, जो है लोहे पर जंग लगना। भोजन का पाचन। ठीक, आदि। इसमें एक और आता है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का कार्य होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो है घटाता बढ़ाता है। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा दे, यानी जैसी हमें आवश्यकता होगी, अगर हम उस प्रकार से उसमें उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे, घटा दे या बढ़ा दे। ठीक है, या बढ़ा दे, तो वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया मान लो स्लो चल रही है, स्लो मोशन में कार्य कर रही है, धीरे धीरे मिक्स हो रहा है या कोई पदार्थ बन रहा है, उसको हम जल्दी तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या मिला दें? उत्प्रेरक मिला दें। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या कर देगा? वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। उसके बाद में फिर आता है जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ठीक है, अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण में कौन कौन से आते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण में पहला तो आता है एक अवस्था परिवर्तन। कौन सा आता है? अवस्था परिवर्तन। यानी इसमें पहला होता है एक अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन होता है। दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा आता है रंग में परिवर्तन। दूसरा हो जाता है रंग में परिवर्तन। ठीक, उसके बाद में तीसरा आता है तापमान में परिवर्तन।
में परिवर्तन, में परिवर्तन। चौथा आता है गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। इतनी प्रक्रियाएं जो है उसमें घटित होती हैं। फिर उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। अब आता है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अगली हेडिंग आती है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, या जो है हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। हम लिख सकते हैं इसको कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं? रासायनिक समीकरण के द्वारा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र जो है रासायनिक समीकरण में ठीक है, तत्वों के प्रतीक जैसे सोडियम का प्रतीक Na, क्लोरीन का प्रतीक Cl। ठीक है, तत्वों के प्रतीक जो हैं, प्रतीक या अभिकारक हम कह सकते हैं, या अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, या अभिकारक और उत्पाद, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? और उत्पाद, उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। के रासायनिक सूत्र, के रासायनिक सूत्र, इनके जो रासायनिक सूत्र होते हैं, ठीक है, उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था आप लोग जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, भौतिक अवस्था के साथ लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, जैसे तत्व मान लीजिए कि सोडियम, तो सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। अगला तत्व मान लो क्लोरीन, तो क्लोरीन का तत्व जो है प्रतीक क्या है? Cl। उसके द्वारा जो है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकारक, यानी और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों द्वारा उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखना या दिखाना, प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, उसके बाद में जो है रासायनिक समीकरण को एक अगली हेडिंग आती है संतुलित करना, यानी संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो है रासायनिक समीकरण को इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो है हम अगले हेडिंग पर आते हैं। अगली हेडिंग जो है कि रासायनिक समीकरण को जो अभिक्रिया में लिखा गया है उसको हम संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, रासायनिक, ये शार्ट नोट है, ये कोई बहुत विस्तार से लेसन के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, कि पूरी एक एक हेडिंग जो है अलग अलग से बताई जाएगी। ठीक, बिल्कुल शार्ट नोट जो है अच्छे से तैयार करने वाला है। ठीक है,
यानी जो है संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसको संतुलित करने के लिए जो है इसका नियम है। पहला नियम है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के जो है रासायनिक समीकरण के सबसे पहले यानी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले तत्वों यानी जो तत्व हैं तत्वों को प्रतीक यानी उनका जो प्रतीक है प्रतीक के रूप में लिखना। ठीक, यानी उनके प्रतीक के रूप में क्या करना चाहिए, हमको लिखना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में दूसरा है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, जो है उस समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या को जानना। यानी सबसे पहले हम ये जाने कि उसमें जो तत्व दिया गया है उसमें उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो आता है सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना। ठीक है, यानी अभिकारक या उत्पाद की तरफ, ठीक है, जो अभिकारक है यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक और उत्पाद, उसके बाद बनने वाला जो है पदार्थ उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद के अनुचित, ठीक है, यानी जो है उचित गुणांकों द्वारा संतुलित करना या उचित गुणांकों द्वारा उसको क्या करना, संतुलित करना। ठीक, संतुलित करना। उसके बाद में फिर आता है सभी तत्वों के परमाणुओं को, यानी जो इसका चौथा नियम आता है, यानी जो सभी तत्व दिए गए हैं चाहे वो अभिकारक में हो और चाहे उत्पाद में हो, यानी सभी तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में नियम नंबर 5 है अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठीक है, यानी जो अभिकारक है उसकी अभिकारक एवं उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त हुआ उत्पाद की भौतिक अवस्था को लिखना। ठीक है, बस इतना पॉइंट जो है आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, इतना जो है आपके लिए पर्याप्त है, यानी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे तो हम इतने नियमों का जो है पालन करेंगे, यानी इन नियमों की सहायता से हम किसी भी समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला आता है
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कई प्रकार की होती है, तो उसको हम कितनी विधियों में जो है हल कर सकते हैं, ये देखना है। पहला नंबर आता है संयोजन की अभिक्रिया। पहला नंबर आता है संयोजन की अभिक्रिया। पहला नंबर आता है संयोजन की अभिक्रिया। ठीक। दूसरा नंबर आता है संयोजन के बाद जो है वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन की अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन की अभिक्रिया। तीसरा आता है जो इसका तीसरा नंबर आता है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में विस्थापन के बाद में फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में फिर आता है द्विविस्थापन के बाद में उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया। पांचवा नंबर आता है उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया। 5 हो गई। ठीक है, यानी जो है इतने प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं पहली अभिक्रिया यानी संयोजन की अभिक्रिया। संयोजन की अभिक्रिया क्या है? संयोजन की अभिक्रिया जो है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये अभिक्रिया जो होता है इसमें 2 या 2 से अधिक अपकारक, ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक जो है अभिकारक इसमें मिलकर जो है मिलेंगी। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? जो है संयोजन की अभिक्रिया कहेंगे ये। ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे? संयोजन की अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि मान लो एक अभिक्रिया कोई ले लिया जाए, उदाहरण में ऐसे ले लिया जाए, यहाँ पे देख लीजिए C+ यहाँ पे C+O2। ठीक है, C+O2 ये जो है आपका गैस के रूप में है और ये जो है सॉलिड के रूप में है, तो ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? CO2। ठीक है, और हो जाएगा ये। ठीक, यानी ये हमारा क्या है? संयोजन की अभिक्रिया। यानी संयोजन माने क्या होता है? जुड़ना, जुड़े, इसमें जो है एक या एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक जो है तत्व आपस में क्या करें? मिलें। फिर है वियोजन की अभिक्रिया। इसमें जो है फिर एक और आती है, इसी को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। इसी के अंतर्गत आती है जो है ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया। संयोजन में ही आती है ऊष्माक्षेपी, जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है इसमें जो है इस अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, उत्सर्जित हो तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, फिर उसके बाद में एक आता है ऊष्माशोषी। इसी में आता है ऊष्माक्षेपी एक हो गया, एक होता है ऊष्माशोषी।
एक होता है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अपक्रिया, शोषी अपक्रिया, अपक्रिया। ठीक है, इसमें जो है उष्मा का वो क्या करती है, अवशोषण करती है, यानी उष्मा का अवशोषण करती है, यानी उसको अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, पड़ती है, तो वो क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाता है। उसके बाद में फिर वियोजन की अपक्रिया। इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक जो है तत्वों में या पदार्थों में बनते हैं। तो ये जो है इसमें एक यौगिक हम कह सकते हैं उसको, जो है एक अभिकारक जो है टूटकर, यानी इसके अंतर्गत आता है एक अभिकारक या जो यौगिक हो, ठीक है, अभिकारक या यौगिक, ठीक है, टूटकर दो या दो से अधिक, यानी दो या उससे उससे अधिक, दो या उससे अधिक तत्वों में बट जाए, बढ़ जाए, तो क्या कहलाएगा, वियोजन की अपक्रिया कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए CaCO3, एक उदाहरण लिख दीजिए CaCO3, ठीक है, ये मिला हुआ है, ये CaCO3 क्या है, चूना पत्थर, ठीक है। अब जो है इसको जब गर्म किया गया, यानी उष्मा दी गई, तापमान, ठीक है, तो ये किस में परिवर्तित होगा, CaO में, और उसके बाद में CO2 में, ठीक। तो ये हो गया आपका वियोजन की अपक्रिया, ठीक। उसके बाद में फिर आता है अगला, अच्छा इसी के अंतर्गत जो है एक आता है वैद्युत वियोजन अपक्रिया। तो वैद्युत वियोजन अपक्रिया इसके अंतर्गत आता है, जो है वैद्युत वियोजन अपक्रिया, वैद्युत वियोजन, वैद्युत वियोजन की अपक्रिया जो है वो इसी का पार्ट है, ठीक। वैद्युत वियोजन अपक्रिया जो है वो इसी का पार्ट है। तो वैद्युत वियोजन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली अपक्रिया, यानी धारा प्रवाहित, विद्युत धारा को हम प्रवाहित करें, प्रवाहित होने वाला वियोजन, यानी धारा प्रवाहित होने पर, होने पर, ठीक है, जो वियोजन होता है, यानी जो यौगिक है या पदार्थ है टूटकर अलग दो भागों में या तीन भागों में, ठीक है, परिवर्तित हो जाए, तो क्या कहलाएगा, वैद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना, विद्युत धारा के द्वारा। उसके बाद में फिर आता है प्रकाशीय वियोजन, इसी का एक पार्ट और है जिसको हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, यानी जो है, तो प्रकाशीय वियोजन में सिर्फ एक ही होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो है, ठीक है, अपक्रिया, यानी सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में होने वाली जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया होती है। सिर्फ इसके अंतर्गत आता है कौन सा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, यानी जो पौधों में क्रियाएं होती हैं। उसके बाद में फिर आता है उष्मा शोषी, तो हो ही गया, बता दिए। फिर आता है विस्थापन की अपक्रिया, अगला आता है विस्थापन की अपक्रिया, ठीक है, विस्थापन की अपक्रिया, विस्थापन की अपक्रिया किसे कहा जाता है, इन अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, ठीक है, यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व, तत्व कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, क्रियाशील तत्व में, ठीक है, तत्व में क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, तो क्या कहलाता है, विस्थापन की अपक्रिया कहलाता है। जैसे कि इसको मान लीजिए हो गया, इसका एग्जाम्पल जो है जेडियन, जेडियन
प्लस CuSO4 इजकल टू ZnSO4 प्लस Cu। यानी इस प्रकार से देखो, जैसे यहाँ पे Zn है और यहाँ पे CuSO4 है, तो Zn के साथ में SO4 विस्थापित होकर इधर क्रिया कर रहा है, ठीक है, और Cu इधर बच रहा है। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई? विस्थापन की अपक्रिया हो गई। उसके बाद में फिर आता है द्विविस्थापन। उसके बाद में कौन सा आता है? द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक, अब द्विविस्थापन क्या है? इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी इसमें जो है, जो उत्पाद बनता है, यानी उत्पाद का निर्माण, इस अपक्रिया में जो उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण, जो उत्पाद का निर्माण होता है वो क्या होता है? दो यौगिकों के बीच, दो यौगिकों दो यौगिकों के बीच आयनों, जो आयन है उसके, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से, यानी या तो ले लेगा या तो दे देगा, आदान और प्रदान से, आदान प्रदान से जो है ये अपक्रिया होती है। यानी आदान प्रदान होता है, या कह सकते हैं आदान प्रदान से संपन्न होती है, संपन्न होती है। ठीक है, ये हो गई। इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन की अपक्रिया। और फिर उसके बाद में फिर आता है उपचयन या अपचयन, उपचयन या अपचयन की अपक्रिया। ये इसको इधर देख लीजिए, उपचयन या अपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, जब किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वृद्धि, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, था जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? यानी जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपचयन की अपक्रिया। अभी जिसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपचयन। यानी ये हमारा क्या होगा? उपचयन। वृद्धि हो, वृद्धि हो तो उपचयन। ठीक, और उसके बाद में ऑक्सीजन का ह्रासमेंट हो, यानी इसका ह्रास हो, ऑक्सीजन का क्या हो? ह्रास हो, यानी कम हो जाए और बढ़े क्या? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपचयन। उसको हम क्या कहेंगे? अपचयन। यहाँ से अपचयन, ठीक है। यानी जब ऑक्सीजन, इसको समझ लीजिए, जब जो है कोई पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। और जब ऑक्सीजन का हरासमेंट हो और हाइड्रोजन गैस बढ़े, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। बस इतना हमें जानना है। जब ऑक्सीजन बढ़े तो क्या होगा? उपचयन, और जब ऑक्सीजन घटे तो क्या होगा? अपचयन। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपके समझ में आया है, वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इसको अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम अगली हेडिंग पे आते हैं। अगला जो है, अगला पॉइंट, उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, अगली हेडिंग जो है वो है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, संक्षारण किसे कहते हैं, इसको देखिए। यानी जो है अपने दैनिक जीवन में जो होने वाले प्रभाव हैं, उन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण किसे कहते हैं? यानी जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु, कोई धातु
ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद में आर्द्रता, ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल, अम्ल आदि, अम्ल आदि के संपर्क में, संपर्क में, संपर्क में आती है, आती है, तो जो है उसके, आती है तो उसके ऊपरी परत पर, ऊपरी परत, उसकी जो है ऊपरी परत कमजोर या संक्षारित हो जाता है, यानी कमजोर या संक्षारित हो जाता है। ये समझ लीजिए बिल्कुल अपने भाषा में समझाने वाली परिभाषा है। संक्षारित हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? संक्षारण कहते हैं। अब इस संक्षारण से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं? संक्षारण से बचने के जो उपाय हैं, यानी इसका उपाय हम क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। उपाय हम क्या करते हैं? एक तो करते हैं यश दे लेपन, यश दे, यशदा लेपन। ठीक है, एक तो ये प्रक्रिया होती है। दूसरा विद्युत लेपन, विद्युत लेपन ये होती है। उसके बाद में फिर आता है पेंट करना, पेंट करना, ग्रीस लगाना, ठीक है, तेल लगाना। इस प्रकार से हम उसको क्या करते हैं? संक्षारित होने से बचा सकते हैं। उसके बाद में आता है विकृत गंधिता। लास्ट हेडिंग इस लेसन की है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ये जो है आपकी लास्ट हेडिंग है। ठीक है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो जो है विकृत गंधिता क्या है? यानी वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, यानी वसा युक्त, वसा युक्त एवं तैलीय, तैलीय खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क, संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, आने से उपचयित, उपचयित हो जाते हैं, हो जाते हैं, जिससे, जिससे उनके, उनके स्वाद, उनके स्वाद और गंध, स्वाद और गंध में परिवर्तन, परिवर्तन आ जाता है, आ जाता है। जब स्वाद में परिवर्तन आ जाता है तो उस पदार्थ को, यानी उस पदार्थ को, उस पदार्थ को विकृत गंधी, विकृत गंधी तथा उस प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, गंधिता कहते हैं, कहते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर आता है इससे बचने के या इसको रोकने के उपाय। तो हम कौन कौन सा उपाय करेंगे इसके लिए?
ठीक है, इसको रोकने के लिए पहला प्रतिआक्सी कारक का उपयोग करके, यानी हम इसको बचाने के लिए क्या करेंगे, प्रतिआक्सी कारक, प्रतिआक्सी कारक का उपयोग करके, का उपयोग करके, ठीक है। यानी हम विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या क्या करेंगे, प्रतिआक्सी कारक का उपयोग करेंगे। दूसरा, वायुरोधी बर्तन में, यानी ये पहला हो गया। दूसरा, वायुरोधी, वायुरोधी बर्तन में, बर्तन में रख कर, ठीक। तीसरा, तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, ठीक है। यानी हम ऑक्सीजन के स्थान पर क्या कर दें, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एक खाद्य सामग्री आती है चिप्स, चिप्स में अगर चिप्स की पॉलीथीन जो है पैकेट, उसका जो पैक है, अगर कहीं से भी थोड़ा सा फट गया और उसमें ऑक्सीजन घुस गई तो उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ है वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, नर्म हो जाता है। और जब तक वो पैक है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तब तक वो क्या रहेगा, कुरकुरा रहेगा, ठीक है। फिर है चौथा, शीतलन द्वारा। इसमें चौथा जो है शीतलन द्वारा, यानी इस प्रकार से हम विकृत गंधिता को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा पहला लेसन जो था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो एक ही जो है वीडियो में पूरा खत्म हो गया, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, ठीक, तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए जो है इतना ही। कल हम फिर अगले दिन जो है अगले लेसन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।